हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका घोस्ट फियर फ्रॉस्ट 22 से। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस लेकर आया हूं जिनको सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की ओर। ये कहानी अनिल जी ने हमसे शेयर की है और इस कहानी को हम उन्हीं के नज़रिए से सुनेंगे। मेरा नाम अनिल है। मैं 2018 में सूरत में डायमंड कंपनी में काम करता था। वह एक 4 माले की बिल्डिंग थी जिसमें चौथा माला हमेशा बंद रहता था। तीसरे माले पर मेरे रहने की सुविधा थी और पहले और दूसरे माले पर हमेशा काम होता रहता था। मेरी सिर्फ नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। मुझे वहाँ लगे अभी 2 ही दिन हुए थे। मैं अपनी नाइट शिफ्ट ख़त्म करके दोपहर के समय सोने के लिए अपने रूम में चला गया। वहाँ हमेशा से एक खटिया रखी हुई थी। मैं वही खटिया लगाकर चुपचाप सो गया। कुछ देर बाद मुझे गहरी नींद लग गई। तब मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे उठाया और बोला कि यहाँ से नीचे जाकर सो। मैंने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया, पर उसके थोड़ी देर बाद किसी ने मुझे ज़ोर से लापा मारा। उस जोरदार लापे से जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत मेरे बाजू में खड़ी थी। मैं तुरंत नीचे उतर गया। काम चालू था। रास्ते में मुझे सुरेश भाई मिल गए। मुझे देखकर उन्होंने मुझसे बोला कि मासी ने मारा क्या? सुरेश भाई उसी कंपनी में कई सालों से काम करते थे और मैं उस समय तो नया था, तो मुझे उस कंपनी के बारे में उतना मालूम नहीं था और मैं नागपुर का रहने वाला था, जिसकी वजह से मेरी गुजराती भी उतनी अच्छी नहीं थी। मेरे जीजा जी के कहने पर मैं सूरत काम करने के लिए आ गया था। जब सुरेश भाई ने ऐसा कहा तब मैं उनकी तरफ देखता रहा। उन्होंने बोला कि अकेले मत सोने जाना ऊपर। मैंने कहा, और कौन है मेरे साथ? मेरे रूममेट भी कोई दिखाई नहीं देते हैं। तब उन्होंने बोला कि एक लड़का है, लेकिन वह छुट्टी पर गया है। और उसके बाद मैं वह बातें भूल गया और वहाँ मुझे 1 महीना हो गया। एक दिन वहाँ काम करने वालों ने मुझे ऐसे ही खाना खाते समय पूछ लिया कि तुझे डर नहीं लगता? मैंने पूछा किस बात का? तो उन्होंने बोला, तुझे इस जगह के बारे में शायद कुछ पता नहीं है। मैंने कहा, क्या नहीं पता? और मुझे तो सच में वैसे भी कुछ नहीं पता था। उन्होंने बताया, बिल्डिंग में 5 लोग मर चुके हैं। उनमें से 2 लोगों का तो मर्डर हो चुका था। मुझे लगा यह मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं कि मैं ही अकेला वहाँ तीसरे माले पर सोने के लिए अकेला जाता था। एक दिन मैंने ऐसे ही रूम की सफाई की और अपना बिस्तर बिछाकर लेट गया। मन ही मन सोचने लगा कि क्या इनकी बातें सच हैं या फिर यह लोग मेरे साथ मजाक कर रहे थे। कि उसके बाद मैंने मजाक में ही बोल दिया, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो अपनी मौजूदगी का एहसास करा मुझे। यह सब झूठ है या यहाँ मेरे सिवा कोई और भी है? यह सब मैं मन ही मन बोलने लगा। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी जो मैंने ऐसा कहा। और उसके तुरंत बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बाजू में लेट गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और उस ठंडी के मौसम में भी मुझे पसीने आने लगे। मैंने पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी का शरीर मुझसे लग कर सोया हुआ है और मैं उठ भी नहीं पा रहा था। तभी मुझे नीचे से किसी ने आवाज़ दी तो मैं उठ गया और देखा तो वे सुरेश भाई थे। मुझे खाना खाने के लिए बुला रहे थे। उन्होंने मुझे देखा तो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। उनके पूछने पर भी मैंने कुछ नहीं बोला, बात को वहीं ख़त्म कर दिया। पर उस दिन के बाद से मानो कि मेरी नींद एकदम हराम हो गई थी। जब भी मैं सोता तो मुझे एक ही सपना आता था जिसमें मुझे एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई देती और मेरे दोस्त मेरे साथ होते थे। जो मुझसे कहते थे कि कितनी सुंदर लड़की है, इसे अपना दोस्त बनाकर दिखा तो माने। और मैं उस लड़की को अपना दोस्त बनाने चला गया कि क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? तो वो मुझसे कहने लगी, सोच लो, अगर दोस्त बनोगे तो कभी भी साथ नहीं छोड़ना। और उसे हाँ बोलकर मैं अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन उसके तुरंत बाद मेरे दोस्त इधर उधर भागने लगे। मैं जब उनसे यह पूछने के लिए उनके पीछे भागा और पूछा कि क्या हुआ, तो वो मुझे पीछे देखने के लिए कहने लगे। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही खूबसूरत लड़की एक भयानक चुड़ैल का रूप ले चुकी थी, जिसका एक पैर कटा हुआ था और उसके मुंह से बहुत सारा खून निकल रहा था। उसकी एक आंख उसके चेहरे से बाहर निकलकर लटक रही थी। यह देखने के बाद
तो मैं एकदम से जम सा गया था। लेकिन तभी वह लड़की भयानक सी आवाज़ में बोलने लगी, मैंने तुझे पहले ही बोला था, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना। अब तू भी मेरे साथ ही रहेगा। मैं तुझे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। ये एक ही सपना मुझे रोजाना दिखने लगा और मैं नींद से अचानक उठ जाता था। एक दिन मैं ऐसे ही नींद से उठा और फ्रेश होकर नीचे आ गया। तब सुरेश भाई ने मुझे देखा और बोला कि अनिल, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा हाँ ठीक है, क्यों? उन्होंने बोला कि तू एकदम सफ़ेद होता जा रहा है, जैसे तुझमें खून की कमी हो गई है। मैंने तब तक नोटिस ही नहीं किया था। उन्होंने बोला कि तू एक बार हॉस्पिटल में जाके दिखा ले, कहीं पीलिया वगैरह तो नहीं हो गया है। मैं उसके दूसरे दिन अपना काम खत्म करके हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने चेकअप करके कहा कि तुम्हें पीलिया तो नहीं हुआ है, लेकिन एक बार अपना ब्लड टेस्ट करवा लो। जब मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया तो मेरा हीमोग्लोबिन 8 पॉइंट का निकला, जबकि नॉर्मल 10 से 12 पॉइंट होना चाहिए था। मैंने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन डॉक्टर ने मुझे हीमोग्लोबिन की टैबलेट दी और 3 दिन बाद फिर से ब्लड टेस्ट कराने के लिए बोला। जब 3 दिन के बाद मैंने अपना वापस से ब्लड टेस्ट कराया तो मेरा हीमोग्लोबिन 1 पॉइंट और कम हो चुका था, यानी अब सिर्फ 7 पॉइंट का हीमोग्लोबिन आया था। डॉक्टर ने बोला कि अब तुम्हें एडमिट होना पड़ेगा। उसके बाद मैंने अपनी दीदी और जीजा जी को यह बात बताई तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। उस समय अच्छी बात यह थी कि मेरे दीदी और जीजा जी सूरत में ही रहते थे। जब मेरे जीजा जी मेरे पास बैठे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा, तेरी तबीयत इतनी ख़राब कैसे हो गई? तब मैंने उन्हें बोला कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन दिन ब दिन मेरी तबीयत ख़राब होती जा रही थी। डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हुआ है। तभी दीदी ने मेरी मम्मी से बात की और सारी बातें बता दी। मेरी मम्मी यहीं नागपुर में एक आंटी के पास गई और उन्हें यह सारी बातें बताई। उन आंटी में बचपन से ही माता आती थीं और उन्होंने मम्मी की बात सुनकर तुरंत बैठक की और मम्मी से कहा कि जितना जल्दी हो सके तुम्हारे लड़के को बुला लो, नहीं तो वह बचने वाला नहीं है, उसके पास बहुत कम समय बचा है। मेरी मम्मी ने तुरंत दीदी को कॉल किया और सारी बात बता दी। मेरे जीजा जी ने डॉक्टरों से कहा कि हम इसे लेकर जाना चाहते हैं, तो डॉक्टरों ने बोला कि अभी उनकी हालत बहुत ख़राब है, पर जीजा जी के जिद करने की वजह से डॉक्टरों ने कहा आप अपनी जवाबदारी पर इसे ले जा सकते हैं। उसके बाद मेरे जीजा जी तुरंत ट्रेन की टिकट निकालने चले गए और उसके दूसरे ही दिन मुझे नागपुर वापस भेज दिया गया, जिसके बाद मुझे उस आंटी के घर ले जाया गया। उस समय तक मैं इतना कमज़ोर हो चुका था कि मुझे इतना भी होश नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब उस आंटी ने बैठक ली तो उन्होंने उस आत्मा को बुलाया और पूछा कि तू क्यों इस लड़के के पीछे पड़ी है। तब वह आत्मा मेरे अंदर ही थी। उसने बोला, इसने खुद मुझे चुना है, मैंने इसे नहीं चुना, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, यह मुझे जानना चाहता था, इसने ही मुझे बुलाया था और अब मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूँगी और अपने साथ लेकर ही जाऊँगी। तब उस आंटी ने कहा कि तू ऐसा नहीं कर सकती है। वो आत्मा हंसने लगी और बोली कि तू लगा ले जितना जोर तेरे में है, क्योंकि अब मुझे इसे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। इतना सुनते ही मम्मी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब उस आंटी ने चुल्लू में पानी लिया और कुछ मंत्र पढ़कर वो पानी मेरे मुंह पर मारा, जिससे मैं तुरंत बेहोश हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे काला धागा बांध दिया और बोली कि इसे पूर्णिमा तक नहीं खोलना, और उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि काला मुर्गा मुझे पूर्णिमा के लिए लाकर देना, मुझे पूजा करनी है। उसके बाद मेरी मम्मी ने उन्हें यह सब ला कर दिया जो जो उन्होंने मंगाया था। उन्होंने उसके बाद पूजा की। उस दिन से मुझे उन्होंने किसी आत्मा को चेतावनी देने के लिए या फिर ऐसी हरकत दोबारा करने के लिए सख्त मना किया और फिर मुझे अपने पास बुलाकर समझाने लगी कि जब इस दुनिया में भगवान हैं तो शैतान भी हैं, हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए। तब से मैंने आज तक किसी भी समय ऐसी कोई बात नहीं की और ना ही मैं यह सारी बातें सोचना भी चाहता हूँ। मैं यहीं अब नागपुर में जॉब करता हूँ, लेकिन सूरत की वह बातें जब भी याद करता हूँ तो आज भी दिल डर से दहल जाता है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी अनिल जी की आप बीती। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर, जो हमसे सचिन जी ने शेयर की है। सचिन जी रामपुर के रहने वाले हैं और ये कहानी हम उन्हीं के नज़रिए से सुनेंगे। बात कुछ ऐसी है कि मेरी बुआ यानी मेरे पापा की बहन हमारे यहाँ रहने के लिए आई थी। वो 4-5 दिन हमारे यहाँ रहने के लिए आई थी। जिस दिन उन्हें अपने घर जाना था तो मेरे पापा
और मेरे चाचा जी उन्हें घर पर छोड़ने के लिए निकल गए। मुझे ठीक से तो याद नहीं, लगभग 1 या 2 बजे गए होंगे मेरी बुआ जी को छोड़ने के लिए, जो कि मुंबई के पास रहती थी। उस जगह का नाम मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, कहानी आगे बढ़ाते हुए यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो रात आज तक मेरे पापा और मेरे चाचा जी नहीं भूल पाए। तो मेरे पापा और चाचा बुआ जी को जब घर छोड़े उस समय कुछ शाम के 7 बज चुके होंगे, और जब वो लोग वहाँ से निकलने लगे तो मेरी बुआ जी ने कहा, अब इतनी रात हो गई है, आप लोग रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। लेकिन मेरे पापा ने कहा, नहीं, हम अभी ही चले जाते हैं, तो रात में 11-12 बजे तक पहुँच ही जाएंगे। कल सुबह हमारा जॉब भी है, तो हमें जॉब पर भी जाना होगा। अगर आज यहाँ रुक गए तो हमारी जॉब की भी छुट्टी हो जाएगी। वह दोनों ही वहाँ से निकल गए और एक सुनसान हाईवे से गुजर रहे थे कि पापा बताते हैं कि उस समय उनके अलावा सिर्फ एक मोटरसाइकिल वाला था जो हाईवे पे चल रहा था, और वह मोटरसाइकिल वाला भी उनकी कार के आगे ही चल रहा था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद पापा और चाचा ने देखा कि हाईवे के किनारे एक औरत लाल साड़ी पहने लिफ्ट मांग रही थी। मेरे पापा की गाड़ी तो पीछे चल रही थी और वो मोटरसाइकिल वाला आदमी आगे चला रहा था। वह आगे चल ही रहा था कि उसने अपनी बाइक को उसी औरत के पास जाकर रोक दिया। हो सकता है वह उससे कुछ पूछ रहा हो, जैसे कि आपको कहाँ जाना है, मैं आपको लिफ्ट दे दूँ, या पता नहीं क्या बात थी। पापा बताते हैं कि उस औरत का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था क्योंकि उसने घूंघट ओढ़ कर रखा हुआ था। मेरे पापा की जो गाड़ी थी उस मोटरसाइकिल वाले के पीछे। जब पापा की गाड़ी उनके नज़दीक पहुंची तो पापा ने देखा कि मोटरसाइकिल वाला अजीब सा डरा हुआ था और तेज़ स्पीड में वहां से वह बाइक भगाने लगा। बस यह देखना था कि पापा ने मेरे चाचा को ज़ोर से चिल्लाकर कहा, गाड़ी को जल्दी भगा यहाँ से, निकाल तुरंत यहाँ से। चाचा समझ तो नहीं पाए, लेकिन पापा की बात मानकर उन्होंने गाड़ी को तेज़ गति से भगाना शुरू कर दिया। और चाचा पूरे रास्ते पापा से यह पूछते रहे कि भाई क्या बात थी, क्यों तुमने मुझसे गाड़ी को तेज़ रफ्तार में भगाने को कहा। पापा कोई जवाब नहीं दिए, बस यही कह रहे थे कि गाड़ी को तेज़ भगाता रहे। फिर जब वो हाईवे ख़त्म हुआ तो उन लोगों को एक चाय की दुकान दिखी जो कि छोटी सी थी, और वह बाइक वाला भी उन्हें वहीं पर दिखा, जिसकी शक्ल पर डर बिल्कुल साफ दिख रहा था और वह बुरी तरह से हाँफ रहा था। जब पापा और चाचा वहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद उन लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ था तेरे साथ। उस आदमी ने जो बताया उसे सुनकर तो पापा और चाचा दंग रह गए। उस आदमी ने बताया कि जब मैं उस औरत के पास पहुँचा तो पहले मुझे उसकी शक्ल नहीं दिखाई दी, लेकिन आप लोगों की जो हेडलाइट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी वह देखकर तो मानो मेरे पाँव तले ज़मीन खिसक गई थी। फिर उसने बताया कि उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा भयानक था और बालों की जगह सर में कील ठुकी हुई थी। और जब मैंने उसे गौर से देखा आपकी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी पड़ने की वजह से, तो पाया कि जब वह मुझे देखकर मुस्करा रही थी तब उसके नुकीले दांत उसके होठों के ऊपर चढ़े हुए थे। बस इतना देखना था कि मैं वहाँ से डर के मारे भाग आया। वैसे तो मैं भूत प्रेत पर भरोसा नहीं करता, लेकिन जब आज मैंने यह देखा तो मेरी तो जान ही निकल गई थी। तभी मेरे पापा ने कहा, जब मेरे चाचा ने गाड़ी भगाई तो पापा ने देखा कि वह औरत हमारी गाड़ी के पीछे पीछे भाग रही थी। इसीलिए वो चाचा को लगातार बोलते रहे, गाड़ी को तेज़ गति से भगा। उस समय रात के कुछ 12:30 बज रहे थे। सभी लोगों ने वहाँ पर चाय वगैरह पिया और उसके बाद पापा और चाचा अपने घर के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों, ये थी सचिन जी की एक सच्ची घटना। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। ये कहानी हमसे नीता जी ने शेयर की है, जो उनकी अपनी आप बीती है। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को उन्हीं के नज़रिए से। मेरा नाम नीता है, मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ और ये बात है 13 जुलाई की, जब मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे डिलीवरी के लिए मेरे हस्बैंड ने एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। मेरी डिलीवरी हुई, मुझे बहुत प्यारी सी बेबी हुई। ये मेरी दूसरी डिलीवरी थी। इससे पहले मेरा एक बेटा भी था। जिस रूम में मैं एडमिट थी उसी रूम में मेरे बेड के बाजू में मेरे बेबी का झूला भी था और मेरी बेबी झूले में सोया करती थी। उस झूले के पीछे से मैंने देखा कि कोई लड़का रात में खड़ा होकर मुझे देख रहा है। हॉस्पिटल के ये रूल्स थे, जहाँ पर मुझे रखा गया था वहाँ रात में किसी और को रुकना अलाउ नहीं था। हालांकि मेरी मम्मी भी उसी हॉस्पिटल में रुकी हुई थी, लेकिन वह दूसरे कमरे में थी।
दूसरी रात भी वैसा ही हुआ कि मैंने उस बच्चे का सर देखा जो कि मेरे बेबी के झूले के पीछे था। उसके बाल खड़े थे। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। यह बात मैंने हॉस्पिटल में एक कंपाउंडर को भी बताई, लेकिन मानो जैसे उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। मैं 5 दिन तक वहीं रही। वह बच्चे का दिखना, कभी काले साए का दिखना, अजीब अजीब सी चीज़ें मेरे साथ होने लगीं और ऐसे ही 5 दिनों तक चलता रहा, जब तक कि मैं उस हॉस्पिटल में थी। फिर मैं घर आ गई और मैंने मम्मी को सारी बात बताई। मैं तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो दोस्तों, ये थी नीता जी की आप बीती। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर, जिसे हमसे रिंकू जी ने शेयर की है। मेरा नाम रिंकू है और आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, यह हमारे गांव की बिल्कुल एक सच्ची घटना है। और ये घटना पिछले साल मई के महीने में घटी थी। साथ में पहले मैं आपको बता दूं कि हरिशंकर नाम का एक मंदिर है जहां पर भगवान हरि और शंकर की पूजा साथ में की जाती है। और इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारियां चाहिए तो वो आपको YouTube या गूगल पर सर्च करके मिल जाएंगी। अब मैं कहानी पर आता हूँ। हुआ कुछ ऐसा कि हरि वह साल में एक बार मई के 4 दिन एक मेला लगता है। बहुत दूर दूर से इस मेले को देखने के लिए लोग आते हैं। और एक बात और बता दूं कि हरिशंकर से नरसिंहनाथ करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और जब यह मेला लगता है तो हमारे यहाँ पहाड़ों पर भी लोग अपनी अपनी दुकानें लगा लेते हैं, लेकिन वह सिर्फ 4 दिनों के लिए होती हैं। और उसके पीछे सबसे अजीब बात यह होती है कि उन पर सामान बहुत महंगा मिलता है। जैसे कि 10 रुपये के बिस्किट का पैसा वह लोग 25 रुपये लेते हैं और एक गिलास शरबत पानी वाला 20 रुपये। और इसलिए जब यह मेला लगा तब हमारे ही गांव के 2 लड़के मिथुन और सूरज ऊपर अपना सामान बेचने के लिए चले गए। 2 दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन तीसरे दिन जब रात हुई और वह लोग वहीं अपना बिस्तर लगाकर सो रहे थे, तब रात के कुछ 2 बजे वहीं आसपास के किसी पेड़ पर से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। मिथुन ने कहा कि भाई सूरज, तुझे कोई आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? इस पर सूरज ने कहा, नहीं, मुझे तो कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। दोबारा मिथुन को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। इस बार उसने सूरज से कहा कि भाई जरा ध्यान से सुन, आवाज़ तो आ रही है। और वैसा ही हुआ। जब सूरज ने ध्यान से सुना तो उसे भी एक भयानक डरावनी आवाज़ सुनाई दी। तब मिथुन ने कहा, या सूरज तू दुकान पर रह, मैं देख कर आता हूँ कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो सूरज ने कहा कि भाई थोड़ा सा संभाल के जाना। थोड़ा आगे जाके मिथुन ने जो देखा, वह देखने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसने देखा कि पेड़ के ऊपर एक औरत, जिसका मुंह पूरी तरह से सफ़ेद था और दोनों आंखें लाल चमक रही थी। बस इतना ही देखना था कि मिथुन वहां से भागते हुए आया और सूरज से कहने लगा कि भाई जान बचाना है तो अभी के अभी यहाँ से भाग। इतना ही हुआ कि सूरज भी उसके साथ भागने लगा। उस औरत ने उनका पीछा हवा में उड़ते हुए काफ़ी दूर तक किया। दोनों की मानो जैसे जान ही निकल गई थी। वह दोनों जैसे तैसे पहाड़ में से होते हुए अपने घर तक नीचे उतर कर आ गए और दोनों ने अपनी जान बचा ली। लेकिन मिथुन की हालत काफ़ी दिनों तक खराब रही। लगभग 1 महीने तक उसे बुखार रहा। फिर धीरे धीरे वो अच्छा हुआ। बाद में उन लोगों ने गांव वालों से पूछा तो पता चला कि एक औरत उसी पेड़ पर फांसी लगाकर मर गई थी और इसी वजह से आज भी बहुत सारे लोगों को उसकी आत्मा अक्सर दिखाई देती है, पर वो किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाती। तो दोस्तों, ये थी रिंकू जी की कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर, जो हमसे साजद जी ने शेयर की है। मेरा नाम साजद है और मैं बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ। यह जो कहानी आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। बात है 2009 की। उस समय हमारे गांव के बाजू वाले गांव में एक प्रोग्राम था। हम 4 दोस्त वहां पर गए हुए थे और हम चारों ही साइकिल से गए हुए थे। जब वहां से लौटने लगे तब रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। लगभग 12 बज चुके थे। 2 साइकिलें थीं। एक साइकिल पे मैं और मेरा दोस्त था, दूसरी साइकिल पे मेरा एक भाई और उसका दोस्त बैठा हुआ था। जब हम वापस आने लगे तो बीच रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता था। मेरे भाई ने कहा कि जब शमशान घाट के पास से गुजरेंगे तो साइकिल को थोड़ा तेज़ भगाना और वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं करना। हम उसकी बात मान लिए और हाँ कहकर वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जैसे ही शमशान घाट नज़दीक आया, हम दोनों ने भी अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ा दी। मेरा जो भाई था वो अपने दोस्त के साथ आगे तेज़ गति से बढ़ता जा रहा था और ठीक उसी के पीछे मैं था। तभी पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि मेरी साइकिल स्लो होने लगी और एकदम से मानो रुक गई।
ऐसा लगने लगा कि कोई पीछे से पकड़कर उसे खींच रहा है। मैंने मेरे दोस्त से कहा, यह साइकिल अचानक से इतनी धीमी क्यों हो गई है? हम दोनों उतरे और साइकिल को चेक करने लगे। मुझे लगा कि शायद हो सकता है टायर पंचर हो गया हो, लेकिन साइकिल ठीक ठाक थी। मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि मुझे टॉयलेट आई है, मैं वहाँ जाकर टॉयलेट कर लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो वहाँ उतरा और कुछ आगे चला गया। उसके बाद मैंने उसे पीछे से आवाज़ लगाई, धीमे से, लेकिन उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैंने दोबारा आवाज़ लगाया, तब उसने मुझे इशारा करते हुए कहा कि शमशान घाट की ओर देख। जब मैंने शमशान घाट की ओर देखा तो पाया कि वहाँ 3 काली परछाइयाँ मंडरा रही थीं और फिर अचानक से वो हमारे सामने आ गईं। मेरा दोस्त अब भी मुझसे कुछ दूरी पर था। यह देखने के बाद तो मैं डर से वहाँ से भागने लगा। मेरे दोस्त को भी आवाज़ लगाता रहा, लेकिन वह मेरी आवाज़ पता नहीं सुन रहा था या नहीं सुन रहा था। हो सकता है डर की वजह से वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। मैं भागते हुए अपने भाई की ओर आगे बढ़ने लगा। मेरा भाई और उसका दोस्त जो कि आगे निकल चुके थे, जब उन्होंने देखा कि हम उनके पीछे नहीं हैं तो वो लोग अपनी साइकिल घुमाकर हमें ढूंढने आ रहे थे। रास्ते में मैंने उन लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और हम सभी लोग अपने दोस्त को ढूंढने के लिए उसी जगह पर वापस आए जहाँ पर वो टॉयलेट करने गया था, लेकिन वहाँ पर मेरा दोस्त था ही नहीं। उसके बाद हम लोगों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वह दिन है और आज का दिन है, वह कहाँ गायब हो गया हमें कुछ नहीं पता चला। और उस दिन के बाद से मुझे हर समय यही अफसोस रहता है कि अगर मैं उसे छोड़कर नहीं भागता तो आज हम सभी लोग साथ होते। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। ये कहानी हमसे मनोज जी ने शेयर की है। ये उनकी अपनी आप बीती है और इस कहानी को हम उन्हीं के नज़रिए से सुनते हैं। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। यह घटना कई साल पहले घटी थी, जब मैं अपने दोस्तों के साथ एक गांव घूमने के लिए गया हुआ था। मेरा नाम मनोज है और मेरे दोस्तों का नाम अमित और देवेंद्र था। हम तीनों एक गांव घूमने के लिए गए हुए थे। वह गांव एक शमशान घाट के ऊपर बना हुआ था। एक्चुअली बहुत पहले वहाँ पे शमशान घाट हुआ करता था, फिर धीमे धीमे कुछ लोगों ने उस शमशान घाट के ऊपर अपने रहने के लिए घर बना लिया था। उन लोगों को यह मालूम था कि इस जगह पर शमशान घाट हुआ करता था, फिर भी वो लोग वहीं पर रहते थे। एक रात उन सभी लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तब से लेकर आज तक वह गांव जैसी जगह, या यूँ कहिए कि शमशान घाट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था और उस जगह पर कोई नहीं जाता था। यह सब बातें अमित ने हमें कुछ दिन पहले ही बताई थी। तभी हमने सोच लिया था कि उस जगह पर जाकर ही रहेंगे। हालांकि अमित ने हमें उस डरावनी जगह पर जाने के लिए पहले तो मना किया, लेकिन हम दोनों की जिद के आगे अमित मान गया और फिर हम तीनों उस डरावनी जगह के लिए निकल पड़े। वह जगह लगभग हमारे घर से कुछ 30 किलोमीटर की दूरी पर थी। हम अपनी गाड़ी लेकर वहाँ के लिए निकल पड़े। हमें उस जगह पर पहुँचने में रात हो गई थी और उस जगह को देखकर एक अजीब सी मनहूसियत महसूस हो रही थी। उस जगह को देखकर थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी अमित ने कहा, चलो यार घर वापस चलते हैं। तो देवेंद्र ने हंसते हुए कहा, क्या यार अमित, तू इतना क्यों डर रहा है, हम हैं ना तेरे साथ। अभी हमें इस जगह पर आए थोड़ा ही समय हुआ था कि देवेंद्र बोलता है, यार अचानक से पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं टॉयलेट होकर आता हूँ। अमित बोलने लगा, क्या यार देवेंद्र, तुझे भी इसी जगह पर टॉयलेट जाना है, अभी थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, हम यहाँ से कुछ आगे चले जाएंगे, फिर चले जाना। रास्ते में कोई ढाबा वगैरह दिखेगा तो वहाँ पर तू कर लेना। वैसे भी इस जगह पर ज़्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है। लेकिन देवेंद्र ने अमित की नहीं सुनी और इधर उधर टॉयलेट जाने के लिए जगह देखने लगा। भी उसकी नज़र पास में बनी हुई एक टूटी फूटी सी झोपड़ी पर पड़ी और देवेंद्र तुरंत उसके अंदर चला गया और हम दोनों गाड़ी के पास खड़े उसका इंतज़ार करने लगे। जब देवेंद्र को गए काफ़ी समय हो गया और वो वापस नहीं आया तो मैंने अमित से बोला, अमित चल भाई, चल कर देखते हैं यार कि सब ठीक है ना। देवेंद्र इतनी देर कहाँ रह गया। और फिर हम उस झोपड़ी के पास चले गए और बाहर से आवाज़ लगाने लगे, देवेंद्र देवेंद्र तू ठीक है ना। लेकिन जब देवेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया तो हमने झोपड़ी का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोल के हमने देखा कि देवेंद्र तो अंदर नहीं था, लेकिन देवेंद्र का जूता वहाँ पड़ा हुआ था। ये देखकर हम लोग हैरान रह गए कि देवेंद्र गया तो आखिर गया कहाँ। कुछ देर पहले तो वह इसी झोपड़ी में आया था और अचानक कहाँ चला गया। हमने देवेंद्र को इधर उधर आवाज़ लगाई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। तभी किसी के चलने की आवाज़ आई और वह चलने की आवाज़ उसी झोपड़ी के अंदर से आ रही थी। ये देखकर हम डर और सोच में पड़ गए कि झोपड़ी में तो कोई है नहीं,
फिर ये चलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। और तभी हमारी नज़र वहाँ पास में ही बनी एक और छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। मैंने अचानक से जब उस तरफ देखा तो पाया कि उस पर आग लग गई थी और वह चलने की आवाज़ अब और भी ज़्यादा ज़ोर से आने लगी थी। यह सब देखकर मैं और अमित काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। अमित ने कहा, देखा, मैंने इसीलिए यहाँ आने से मना किया था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात ही नहीं मानी। और अब देखो, देवेन का भी पता नहीं कि वह कहाँ चला गया है। अमित ने कहा, चल भाई मनोज, यहाँ से चलते हैं, कल सुबह आकर देवेन को ढूंढ लेंगे। लेकिन मैंने कहा, नहीं यार, देवेन को साथ में लेकर ही जाएंगे, लेकिन अगर तुझे डर लग रहा है तो तू वापस चला जा। और मैं बहुत हिम्मत करके देवेन को आवाज़ लगाता हुआ आगे बढ़ने लगा। अमित भी मेरे साथ देवेन को ढूंढने में लग गया। अभी हम कुछ दूर ही गए होंगे कि तभी देवेन की आवाज़ आई और हम हर जगह देखने लगे, लेकिन देवेन हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। पर देवेन की आवाज़ मानो हर तरफ से आने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज़ गूंज रही हो। हम देवेन की आवाज़ सुनकर हैरान हो रहे थे कि देवेन की आवाज़ तो हर तरफ से आ रही है, लेकिन वो है कहाँ। तभी अमित बोलने लगा, वो देखो, वो रहा देवेंद्र। और अमित सीधा देवेंद्र की तरफ भागने लगा। मैंने अमित को आवाज़ लगाई और कहा, अबे अमित रुक जा, वहाँ पर कोई नहीं है। तभी अमित एकदम से रुक गया और देवेंद्र की आवाज़ भी आना बंद हो गई। यह सब देखकर अमित एकदम बुद्ध बनकर मेरी तरफ देखने लगा। तभी अचानक से अमित के शरीर में आग लग गई और अमित को कोई ज़मीन के अंदर खींचने लगा। अमित जलता हुआ एक झटके से उस ज़मीन के अंदर समा गया। यह देखकर मैं फ़ौरन अपनी गाड़ी की तरफ भागा। तभी किसी ने मेरा भी पैर पकड़ लिया और ज़मीन के अंदर खींचने लगा। उस समय मैं यह देखने की कोशिश कर रहा था कि कौन है जो मुझे ज़मीन के अंदर खींच रहा है, कि तभी देवेंद्र आवाज़ लगाता हुआ मेरे पास आया और मुझे बाहर खींचने लगा। और जैसे तैसे देवेंद्र ने मुझे ज़मीन से बाहर निकाल लिया। फिर देवेंद्र मुझसे कहने लगा, चल यहाँ से जल्दी चल, वरना आज हमारी मौत पक्की है। हम दोनों वहाँ से जान बचाकर भागने लगे। फिर हम दोनों अपने घर पर वापस आकर ही रुके। मैंने देवेंद्र से पूछा कि यार, तू झोपड़ी में जब टॉयलेट करने गया था और जब काफ़ी देर तक तू वापस नहीं आया, तब हम तुझे झोपड़ी में देखने के लिए गए, पर तू हमें कहीं दिखा नहीं। तू कहाँ गायब हो गया था? ये सुनकर देवेंद्र आश्चर्यचकित हुआ और बोला, अबे मनोज, यार तू पागल हो गया है क्या? मैं तो कहीं नहीं गया था, पर अचानक से तुम दोनों ही गायब हो गए थे और मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि तुम लोग कैसे गायब हो गए और कहाँ गायब हो गए। और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, लेकिन तुम लोग मुझे कहीं नहीं मिले। अगले दिन जब सुबह हुई तब मैं और देवेंद्र अमित को ढूंढने के लिए वहाँ पहुँचे। और वहाँ पहुँचने के बाद मैंने देवेंद्र को यह बात बताई कि मैंने अमित के शरीर को कैसे आग लगते हुए और किसी के द्वारा उसको ज़मीन के अंदर खींचते हुए देखा। मेरी ये बात सुनकर देवेंद्र बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। खैर, फिर हम वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ गए और उस जगह के पास में रहने वाले कुछ लोकल्स से हमने जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि इस जगह पर जो भी आता है वह यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं जाता। जो आत्माएं हैं आज इस जगह को घेर कर रखी हुई हैं, वह किसी को भी यहाँ से जिंदा वापस लौटने नहीं देती। तुम दोनों बहुत ही खुशनसीब हो कि तुम दोनों यहाँ से वापस जिंदा लौट कर चले गए। हमने जब उन लोगों से अमित के बारे में पूछा तब उन लोगों ने हमारी मदद की और हमारे साथ उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर मैंने अमित को जलते हुए और किसी के द्वारा ज़मीन के अंदर खींचते हुए देखा था। उस जगह पर काफ़ी गहरा गड्ढा खोदने के बाद, लगभग 8 से 10 फीट गहरा खोदने के बाद हमें अंदर से अमित की जली हुई बॉडी मिली। यह देखकर देवेंद्र और मेरे होश उड़ गए। हम दोनों बहुत फूट फूट कर रोए और उस दिन हम लोगों ने अपना एक अच्छा दोस्त हमेशा के लिए खो दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी हमसे शेयर की है राजू जी ने और इस कहानी को हम उन्हीं के नज़रिए से सुनते हैं। मेरा नाम राजू है और मेरी उम्र है 35 साल। यह बात तब की है जब मैं 12 साल का था। उस समय मेरी मम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा करती थी। इसी वजह से डॉक्टरों ने उन्हें कहा था कि मेरी मम्मी को एलर्जी हुई है। उनको किसी शांत जगह पर नेचर के बहुत ही करीब रहना चाहिए, जहाँ पर वो नेचर को देख सकें और महसूस कर सकें। मेरे पिताजी के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वह कहीं फार्म हाउस खरीद पाते।
और नेचर के करीब दूसरा घर लेने के लिए उन्होंने अपना घर बेच दिया और शहर से थोड़ी दूरी पर, जहाँ पर पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं था, वहाँ पर एक बहुत अच्छा सा विला खरीदा। हम सब लोग वहाँ पर जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद लगभग 2 ही दिन में हम बोर हो चुके थे, क्योंकि आसपास कोई दूसरा घर नहीं था। और रही बात मेरे दोस्तों की, तो जिस जगह पर पहले हम लोग रहते थे वहाँ पर मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हुआ करते थे, पर यहाँ पर मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। पूरा दिन घर में रहकर मैं अकेले बोर हो जाता था। समझ नहीं आता था कि अकेले करूं तो करूं क्या। करीब करीब पहला 1 हफ्ता या 10 दिन तो मानो काफ़ी अच्छा बीता, लेकिन फिर मेरी मम्मी पापा को बोलने लगी कि यहाँ आने के बाद से मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे हर समय कोई मेरे साथ है या कोई मुझ पर नज़र रखा हुआ है। क्या पता वो मुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाहता है या फिर मेरे साथ कुछ करना चाहता है। मेरे पापा ने जब मम्मी की बात सुनी तो वह हंसते हुए कहने लगे कि पहले हम बहुत सारे लोगों के बीच में रहते थे, अब एकदम से अलग हो गए हैं, इसकी वजह से तुम यह महसूस कर रही हो। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं क्यों उस समय में मम्मी यह बातों को मान ही नहीं रही थी। मम्मी को बस एक ही बात का डर था, वह यह कि जब मैं स्कूल चला जाता हूँ और पापा ऑफिस चले जाते हैं, तब वह घर में अकेले रहती हैं, और अगर उस समय कोई उन पर हमला कर दे तो उनको बचाने वाला भी आसपास कोई और नहीं था। पापा ने मम्मी को कई बार समझाया कि जब तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो हम लोग इस घर को बेचकर फिर से उसी जगह पर चले जाएंगे, लेकिन मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई रहती थी। मुझे अच्छे से याद है कि एक शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास जब मैं स्कूल से घर पहुंचा, मैंने देखा कि मम्मी डाइनिंग टेबल पर बैठकर बहुत रो रही थी और उनका पूरा शरीर एकदम से लाल हुआ पड़ा था, जैसे मानो स्किन की एलर्जी हो गई हो। मैंने मेरी मम्मी से पूछा, क्या हुआ मम्मी, अब ऐसे बैठकर रो क्यों रही हूँ? ऐसा लग रहा था कि वो अपनी सुध बुध खो चुकी थी। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर मेरे बार बार पूछने पर उन्होंने बताया कि बेटा, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं और ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगी। इतना सुनना था कि मैं भी रोने लगा। मुझे भी बहुत बुरा लगा। मैंने मम्मी से कहा कि आप क्या चाहती हो मम्मी? मम्मी कहने लगी कि हम फिर से इस घर को बेचकर हमारे पुराने वाले घर में चले जाते हैं। यहाँ पर मुझे अजीब सी घुटन रहती है। हर बार ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। मैं मम्मी को समझाने लगा, लेकिन क्या करता, मेरी उम्र भी छोटी थी और मुझे तो बराबर से समझाना भी नहीं आ रहा था। मैं इंतज़ार करने लगा कि पापा जब ऑफिस से आएंगे तो आज मैं भी पापा से जिद करूँगा। 7:30-8 बजे के आसपास पापा ऑफिस से घर वापस आए और मैं पापा को जिद करने लगा कि पापा, हम यहाँ से निकल जाएंगे। मम्मी अकेले हो जाती हैं, आसपास कोई नहीं है। अगर ऐसे में मम्मी की तबीयत खराब हो गई तो इन्हें तो कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला भी नहीं है। मेरे पापा ने सारी बात सुनी, फिर कहने लगे कि ठीक है, अब हम जल्दी ही इस घर को छोड़ देंगे। पता नहीं पापा सच में उस घर को बेचने के लिए किसी से बात कर रहे थे या नहीं, यह तो पापा ही जानते हैं। लेकिन ऐसा ही करते करते 10-15 दिन बीत चुके थे। एक दिन पापा एकदम थके हुए ऑफिस से घर आए तो मैंने पापा से पूछा कि पापा, अब कब हम यहाँ से जाएंगे? तो पापा कहने लगे कि अब शायद हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। मैंने पूछा क्यों, क्या बात हुई पापा? तब पापा ने बताया कि इस घर के पीछे एक बहुत रहस्यमयी घटना है। मैंने कहा क्या है वह? तब उन्होंने कहा कि यह सारी बातें तुझे बताने लायक नहीं है, तू अभी बहुत छोटा है, तू जा अंदर अपने कमरे में जाके सो जा। फिर वह मम्मी से कुछ बात करने लगे। उस दिन के बाद से मम्मी और पापा दोनों बहुत टेंशन में रहने लगे। लगभग 1 हफ्ता या 10 दिन बीते होंगे कि एक रात जब मेरी आंख खुली लगभग 1 बजे के आसपास, तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी हॉल में लेटी हुई थी, ना ही बेड पर न ही सोफे पर, बल्कि ज़मीन पर, और मेरे पापा उनके पैर को पकड़कर पैर दबा रहे थे। मैं यह देखकर समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। मैं पापा से जाकर पूछा कि क्या हुआ है मम्मी को। पापा की आंखों में सिर्फ आंसू थे। मम्मी को देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन मुझे यह नहीं समझ में आ रहा था कि मम्मी जिंदा हैं या मर चुकी हैं। तभी मैंने पापा से पूछा, पापा, मम्मी ठीक तो है ना?
वह कहने लगे कि हाँ ठीक है। इसके बाद लगभग सुबह तक मेरे पापा वैसे ही बैठे रहे। मैं तो जाकर सो गया था क्योंकि पापा ने मुझसे कहा कि तू जाकर सो जा, बाहर मत रह। जब सुबह हुई तो पता चला कि घर में एक बाबा आए हुए थे। घर में घुसते ही बाबा ने कहा कि यह घर बहुत ही ज़्यादा मनहूस है, यहाँ पर आत्मा नहीं बल्कि आत्माएं रहती हैं। इतना जल्दी हो सके तुम लोग इस घर को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। बाबा की ये सारी बातें मैं भी सुन रहा था। तभी पापा उस बाबा से कहने लगे कि हमसे इस घर को अब कोई खरीद ही नहीं रहा है। हमने लाख कोशिश की इस घर को बेचने की, पर कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा। तब बाबा ने कुछ तंत्र मंत्र पढ़ा और वहाँ पर कुछ धागे वगैरह बांधे। अब बोले, इस घर पर मैंने बंदिश कर दी है, अब घर के अंदर सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। लेकिन बाबा खुद भी नहीं जानते थे कि वह आत्माएं कितनी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। उसी रात जब हम सोए तब मैंने किचन में से बर्तनों के टूटने की और गिरने की आवाज़ें सुनी। यही नहीं, जब मैं बाहर हॉल में आया तब मैंने देखा कि घर की दीवार के अंदर बड़े बड़े छेद बने हुए थे और जिस दीवार में बाबा ने कीलें ठोकी थीं उस जगहों से खून गिर रहा था। इसके बाद जब मैंने सीलिंग पर अपनी नज़रें दौड़ाईं तो मैंने देखा कि सीलिंग यानी कि घर की छत जो कि सफ़ेद रंग की थी वह बिल्कुल काली हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर यह सब किया है। इसके अलावा सबसे अजीब बात और चौंका देने वाली बात यह थी कि मेरे पापा घर में नहीं थे। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि पापा कहाँ चले गए। मैंने जब अपनी मम्मी को देखा तो मम्मी मानो बेहोश पड़ी हुई थी अपने बेड पर, लेकिन पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं घर में चिल्लाने लगा, पापा पापा, आप कहाँ हो पापा? पर पापा का कोई अता पता नहीं था। घर के बाहर निकलने के लिए तो मुझे भी डर लग रहा था, इसलिए मैं घर के बाहर नहीं गया। लेकिन घर में मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की पर मुझे पापा दिखाई नहीं दिए। तभी मेरी नज़र बाहर दरवाजे की ओर गई जहाँ पर पापा खड़े हुए थे और इशारे से मुझे बाहर आने के लिए कह रहे थे। मैं ये देखकर दौड़कर पापा के पास जाना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन बाहर जाने को मना कर रहा था। मैं वह रात कैसे निकाला हूँ यह मैं ही जानता हूँ। उसके अगले ही कुछ मिनटों में मेरी मम्मी जो कि अपने कमरे में थी वो बाहर हॉल में रोते हुए आईं और उन्होंने मुझे उठाया और अपने बेडरूम में ले जाकर चुपचाप अपने बाजू में लिटा लिया। वह होने के बाद हम लोगों ने देखा कि मेरे पापा बुरी तरह से जख्मी हमारे ही घर के आंगन में पड़े हुए थे। फिर पापा का इलाज लगभग 2 महीने तक हुआ। उस घर में क्या था यह तो नहीं पता, लेकिन हाँ, जिस दिन हमने पापा की ऐसी हालत देखी उसी दिन हम वो घर छोड़कर नानी के घर चले गए। फिर उस घर का पापा ने क्या किया, उसे बेच दिया, आधे दामों पे बेचा या क्या किया इसका मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे हमारे संग सब कुछ ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये थी राजू जी की कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी उमेश जी की है। इन्होंने पहले भी हमसे इस चैनल पे एक कहानी शेयर कर रखी है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम उमेश है। मैं आज जो कहानी बताने जा रहा हूँ यह कहानी मेरी मामी जी के साथ घटी थी। यह बात खुद मेरी मामी जी ने मुझसे बताई थी, तो इस कहानी को मैं मामी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताता हूँ। यह कहानी मेरी शादी से पहले मेरे साथ घटी थी। मैं और मेरी एक दोस्त एक हॉस्पिटल के करीब से गुजर रहे थे। वो हॉस्पिटल तब तक खंडहर बन चुका था। वह बहुत पुराना हॉस्पिटल था। गांव के लोग कहते थे कि वहाँ से 7 बजे के बाद किसी को नहीं जाना चाहिए। मेरी कंपनी उससे कुछ ही दूरी पर थी और जब मैं वहाँ से निकलती थी तो हमें घर आते आते शाम के 7:30 बज जाते थे। एक दिन जब हम उस हॉस्पिटल के पास से गुजर रहे थे तभी मुझे कुछ आहट सुनाई दी। मैं पीछे मुड़ी तो कोई नहीं था। तो फिर मेरी दोस्त बोली, पीछे मत देख, सीधे सीधे चलती रह। मुझे समझ नहीं आया कि वह ऐसे क्यों बोल रही है। मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इस बात को टालते हुए बार बार पीछे देख रही थी। कुछ सेकंड के बाद वह आत्मा या फिर वह शक्ति मेरे शरीर में घुस गई। मेरी दोस्त बताती है कि तू एकदम से चलते चलते रुक गई थी और नीचे देखकर गुर्राने लगी। मेरी दोस्त को तभी पता चल गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरी दोस्त ने मुझे बहुत बार हिलाया, लेकिन मैं उसे धक्का दे रही थी, मानो जैसे कि मैं वहाँ से हिलना ही नहीं चाहती थी। बाद में उसने मेरे कान के नीचे बहुत ज़ोर से मारा। मैं हड़बड़ाते हुए उसे देखकर बोली, तूने मुझे इतनी ज़ोर से क्यों मारा? यह सुनते ही मानो उसे समझ में आ गया
कि अब मैं ठीक हो चुकी हूँ। तो मेरी दोस्त मुझे लेकर वहाँ से जल्दी से भागी। फिर हम सीधा घर पर आकर ही रुके। कहा जाता है कि उन बुरी शक्तियों का एक एरिया होता है, वह उसी एरिया में होती हैं। अगर उस एरिया के अंदर कोई चला जाता है तो वह उस व्यक्ति को अपने वश में कर लेती हैं, और अगर उस एरिया से बाहर निकल जाएं तो कई बार बुरी शक्तियां अपने आप उसका शरीर छोड़ देती हैं, और अगर वहां से बच निकले तो वह उतने ही एरिया तक पीछा करती हैं जहां तक उनकी हद होती है। कहा तो ऐसा भी जाता है कि अगर बुरी शक्तियां किसी के शरीर में प्रवेश कर लें तो उसे जोर से चाटा मारना चाहिए। वैसे मुझे तो पता नहीं कि सच में ऐसा होता भी है या नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने और मेरे दोस्त ने वह नौकरी ही छोड़ दी, और मैंने मेरी दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि अगर आज वह नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी उमेश जी की मामी के साथ घटी घटना। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होंगी। दोस्तों, अगर ये कहानियाँ आपको पसंद आई हों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनमें से कौन सी कहानी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है। और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं हर फ्राइडे को आपके लिए लेके आऊँगा एक नई हॉरर कहानी। तो दोस्तों, बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड ओनली एट फियर फ्रॉस्ट 22।